नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 7। इस सीरीज में पार्ट 1 to 6 मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखें। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, ये असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए यूजफुल है और साथ में जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी यूजफुल है। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन 1, the concentration of substrate at which half of the maximum velocity is reached is called A maximum velocity, no, B null state, null मतलब कुछ भी स्टेट नहीं है, C saturated point, सैचुरेटेड पॉइंट वो होता है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है, या डी माइकलिस मेंटेन पॉइंट, तो वो पॉइंट जिस पर रिएक्शन वेलोसिटी हाफ पहुंच चुकी होती है, आधी दूर पहुंच चुकी होती है, उसको क्या कहते हैं? माइकलिस मेंटेन पॉइंट। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, पर ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। नल स्टेट वो होता है जिसपे कुछ नहीं हो रहा होता है, और सैचुरेशन पॉइंट होता है जो कि रिएक्शन का मैक्सिमम पॉइंट, जितना रिएक्शन होना है वो हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, तो वो तीनों नहीं होगा, डी होगा माइकलिस मेंटेन पॉइंट, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पढ़िए, tropical environments like the rainforest have abundant vegetation because 1, the soil contains so many plant nutrients, 2, the ecosystem is very efficient in recycling nutrients as soon as an organism dies। तो स्टेटमेंट है कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट जो है रेन फॉरेस्ट, उसमें वेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, या फिर इकोसिस्टम बहुत एफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स को तुरंत रिसाइकिल कर देता है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, कोई जानवर या प्लांट मरेगा, तुरंत डिकम्पोजिशन होगा और तुरंत प्लांट अपटेक होगा, यही होता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो ये जल्दी होता है। अब है कि कौन सा ऑप्शन सही है? A only 1 is true, B only 2 is true, C both 1 and 2 are true, या D none of the above। इसका उत्तर होगा B only 2 is true। क्योंकि क्या होता है, ट्रॉपिकल सॉइल जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच नहीं हो सकती है, इसलिए, क्योंकि सेकंड पॉइंट सही है, द इकोसिस्टम इज वेरी एफिशिएंट इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एज सून एज एन ऑर्गेनिज्म डाइज। जैसे ही कोई जानवर या पौधा मरता है तो वो मिट्टी में गिरता है, और इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं कि वो तुरंत उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और तुरंत वो अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स तुरंत उसको अपटेक कर लेते हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट ज्यादा देर तक रहता नहीं है, तुरंत प्लांट अपटेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती है सॉइल, इकोसिस्टम एफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, और प्लांट्स तुरंत अपटेक कर लेते हैं और तुरंत वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3, द वॉल्यूम्स ऑफ द टू बफर्स एट pH 4 and 6 of identical ionic strength are mixed, the resultant pH will be close to 4, close to 5, close to 6, या impossible to determine। दो बफर है, आप जानते हैं बफर सोल्यूशन होता है वो जिसका पीएच चेंज नहीं होता है आसानी से। तो एक बफर सोल्यूशन का पीएच है 4 और एक बफर सोल्यूशन का पीएच है 6, और दोनों का आयोनिक स्ट्रेंथ सिमिलर है, सेम है, मतलब कि मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी सेम है, और दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब फाइनल पीएच क्या होगा? 4 के आसपास होगा, 5 के आसपास होगा, 6 के आसपास होगा, या इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है तो आप स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भले ही दोनों बफर सोल्यूशन है, दोनों का पीएच भी आपको पता है और दोनों का आयोनिक स्ट्रेंथ भी सेम है, मान लीजिए कुछ भी सेम है, एक्स, दोनों का एक्स ही है, पर तो क्योंकि दो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम आपको पता ही नहीं है, तो दोनों को मिलाने के बाद कितना वॉल्यूम होगा, उसका पीएच क्या होगा, ये पता लगाना असंभव है। अगर वॉल्यूम दोनों का सेम होता या आपको पता होता तो आप आंसर ढूंढ सकते थे, और तब वैसे में वो पीएच क्लोज टू 4 होता। लेकिन क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया है और ना ही ये कहा गया है कि वॉल्यूम सेम है, तो दोनों केस में आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। ये मैंने सोल्यूशन करने की कोशिश की थी उस केस में जबकि वॉल्यूम सिमिलर होता, पर क्योंकि वॉल्यूम सिमिलर नहीं है, V1 और V2 दोनों सॉल्यूशंस का पता नहीं है, तो आप पता नहीं लगा सकते। क्वेश्चन 4, द टेक्निक यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स इज। फाइटोहार्मोन्स क्या होते हैं? और प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स या तो प्रोटीन्स होते हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स में कौन सा टेक्निक यूज होता है? पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी, ऑटो रेडियोग्राफी, सेल्फ फ्रैक्शनेशन, या गैस क्रोमेटोग्राफी। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, उससे प्रोटीन्स को अलग नहीं किया जा सकता है।
या हार्मोन्स को अलग नहीं किया जा सकता है, ऑटो रेडियोग्राफी भी नहीं, सेल फ्रैक्शनेशन में सेल्स को अलग कर लेते हैं सोल्यूशन से, तो सेल भी नहीं, सेल को अलग अलग करते हैं वो नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई और सेपरेट करने के लिए, स्पेशली प्रोटीन्स को, तो गैस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज होता है, यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी लिखा है तो गैस क्रोमेटोग्राफी, आंसर इज डी। तो ये बात ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ हार्मोन्स हो या प्रोटीन्स हो, हर हाल में क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर। Predatory bacteria. 1. Do not exist because bacteria are too small. या 2 have to be larger than their prey. Only 1 is true. Only 2 is true. Both 1 and 2 are true. या none of them are true. सही उत्तर है none of them are true. Predatory bacteria क्या होता है? Predatory bacteria, bacteria that eat other bacteria, use approaches remarkably similar to much larger organisms as they target their prey. In case of वैम्पीरोविब्रियो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, द बैक्टीरियम अटैचेस टू द आउटसाइड ऑफ द प्रे सेल एंड फीड्स ऑन इट्स इंटीरियर साइटोसॉल। साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन। तो जो बैक्टीरिया होता है, प्रेडेटरी बैक्टीरिया होता है, उसका एग्जांपल है वैम्पीरोविब्रियो। वो सेल पर, बड़े से सेल पर चिपक जाता है और उसको, उसकी सेल के जो अंदर का सॉल्यूशन होता है साइटोसॉल, उसको चूस लेता है। मच एज अ वैम्पायर बैट सक्स ब्लड फ्रॉम मैमल्स इट फीड्स ऑन। जैसे वैम्पायर बैट खून चूसते हैं, वैसे बैक्टीरिया भी सेल के ऊपर चिपक के उसका खून चूस ले, उसको साइटोसॉल चूस लेता है। ठीक है, और इसके ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने जिस लिंक से निकाला है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा डी, नन ऑफ देम आर ट्रू। प्रेडेटरी बैक्टीरिया होता है, वो प्रे करता है दूसरे सेल्स पर और छोटा होने के बावजूद वो दूसरे सेल से चिपक के और उसको साइटोसॉल चूस लेता है। ठीक है, Question 6. Any chemical agent capable of altering the genotype and possibly the phenotype in the cell is called AN. कोई chemical agent है जो सेल में घुस के उसका जीन्स में चेंज कर देता है और पॉसिबली फिनोटाइप में भी चेंज कर देता है। तो ये कब होता है, इसको क्या कहते हैं, उस केमिकल एजेंट को क्या कहते हैं? एनोटेशन, रेप्लिकॉन, म्यूटाजेन या पॉलीजोम। उसको कहते हैं म्यूटाजेन, म्यूटेशन कर देता है तभी तो जीनोटाइप चेंज होता है, और जीनोटाइप चेंज होता है तो फिनोटाइप भी चेंज होता है। तो म्यूटेशन करने वाले एजेंट को कहते हैं म्यूटाजेन। आंसर इज सी। Question 7. Which among the following is one of the 8 missions of India's National Action Plan of Climate Change, which strictly adopts the expansion of energy conservation building code? तो भारत के 8 मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत, हम जानते हैं। उसमें से कौन सा ऐसा मिशन है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के एक्सपेंशन की बात करता है? नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या नेशनल सोलर मिशन। ये सभी उन 8 मिशन में से एक है, लेकिन इनमें से कौन सा है जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की बात करता है? वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या है, इसको जान लीजिए। The Energy Conservation Building Code sets minimum energy standards for new commercial buildings. The effective implementation of code provides comfort to occupants by adopting passive design strategies and daylight integration. So basically, energy building code, energy conservation building code जो है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि कोई भी बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन हो कि उसके अंदर रहने वाले लोग तो कंफर्टेबल हों, पर साथ में उसका डिजाइन इस तरह से हो कि सूरज की रोशनी को पूरा उपयोग कर सके, ताकि दिन में वो सूरज की रोशनी के द्वारा ही गर्म हो सके, तो एनर्जी कम कंज्यूम करे। इस तरह से हो कि हीट और लाइट दोनों नेचुरली वो अवेल कर सके। वो बिल्डिंग इस तरह से बना हो ताकि जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडा रह सके वो बिल्डिंग नेचुरली, और उससे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, हीटिंग भी कम चाहिए होगी और एसी भी कम चाहिए होगा। तो ये होता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following pollutant gases is not produced both manually or as a result of an industrial activity? अब इनमें से कौन सा गैसेस है जो पोल्यूटेंट तो है पर वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है और वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से भी नहीं होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तो नेचुरली ऑकरिंग भी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से तो होता ही है। मीथेन नेचुरली ऑकरिंग है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरली ऑकरिंग भी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये एक ऐसी गैस है जो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है और किसी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से भी नहीं होता है। ये जब तक आप लैब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाएंगे नहीं तब तक ये होता नहीं है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक लैब क्रिएटेड इनर्ट गैस थी
इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैस थी, जिसका ट्रोपोस्फेयर में कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता था, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में वो रिएक्ट ही नहीं करती थी। तो लोगों ने इसको एयर कंडीशनर्स में और एंटीपर्स्पिरेंट्स में, डिओड्रेंट्स में, फ्रीजिंग में इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि वो उसमें मदद करती थी, सहायक होती थी वो गैस। बाद में पता चला कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन डिप्लीशन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्योटो प्रोटोकॉल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इक्विवेलेंट? 1 मेट्रिक टन, 1 क्यूबिक टन, 1 हेप्टाटन या 1 मेगाटन? सही उत्तर है 1 मेट्रिक टन। An assigned amount unit was tradable Kyoto unit or carbon credit unit, representing an allowance to emit greenhouse gases comprising 1 metric ton of carbon dioxide equivalent, calculated using global warming potentials. So 1 metric ton is the correct answer. इसका source है Wikipedia. सही आंसर है A. 1 Kyoto Protocol unit is equal to 1 metric ton. ठीक है, याद रखिएगा. Question 10. In 1984, the Bhopal gas tragedy took place because methyl isocyanate A reacted with ammonia, B reacted with water, C reacted with DDT या D reacted with CO2. इनमें से किस गैस के साथ मिथाइल आइसोसाइनेट ने रिएक्ट किया था? सो आंसर इज B, मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ वाटर। वो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ और जो कूलेंट वाटर रखा था, पानी, उसके साथ रिएक्ट किया और वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुआ और उस हीट की वजह से एक्सपैंड हुई गैस, और जो सेफ्टी वाल्व था वो खुल गया और गैस पूरे एनवायरमेंट में लीक हो गई। यही हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आए तो 3 दोस्तों को गुरुदक्षिणा के तौर पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, उसमें आपको और प्रैक्टिस टेस्ट और वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा मटेरियल है जो आपको इस एग्जाम में मदद करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।